हेलो गाइज। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस से अरविंद सिंगारे पर हार्दिक स्वागत है। गाइज आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं और उस टॉपिक में आज हम एक कीट, एक इंसेक्ट, एक एफिड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। और उस एफिड्स को जो हम लोग हैं, हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा में हम मोला, मोइला, महू, तेला या चेपा कीट या लाही, अड़, इन नामों से जो है जानते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका जूलॉजिकल नाम लेपाफिस इरिसिमी है। और यह लेपाफिस इरिसिमी बहुत ही विचित्र कीट है। आप लोग सर्दियों में देखा होगा आपने, क्योंकि सर्दियों में आप जैसे ही रास्तों पर निकलते हो या फिर बाइक लेकर कहीं जाते हो तो ये आपकी आंखों में गिर जाते हैं। खेतों के आसपास के जो रास्ते होते हैं, जो सड़कें होती हैं, वहां पर ये झुंड के रूप में मिलेंगे आपको। और जैसे ही आप वहां से गुजरते हो तो आपकी आंखों में गिर जाते हैं। फिर आपको बाइक रोक कर जो है आंखें साफ करनी होती है। आप यदि बाजार में सब्जी खरीदने जाते हो तो वहां पर भी सब्जियों पर ढेरों सारे लगे हुए होते हैं। तो आज हम इस मोला, माहू, मोइला, तेला या चेपा कीट या फिर जो जिसका जूलॉजिकल नेम लेपाफिस इरिसिमी, इसके बारे में हम आज विस्तृत जो है अध्ययन करेंगे। तो बड़ा ही विचित्र कीट है। इसके जीवन में बहुत ही जो है विचित्र प्रक्रियाएं पाई जाती है। उन सारी प्रोसेसेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यह जो है, इसे अपन ब्लैक बग या फिर ब्लैक फ्लाई, ग्रीन फ्लाई, इन नामों से भी जानते हैं। यह आपको 3 अवस्थाओं में मिलेगा, या तो एग के रूप में, या निम्फ के रूप में, या एडल्ट के रूप में। इसका जो एडल्ट होता है, जो प्रौढ़ होता है, वो पंख युक्त भी हो सकता है, पंख विहीन भी हो सकता है। इसमें जनरली 4 पंख पाए जाते हैं। अग्र जोड़ी जो 2 पंख होंगे वो बड़े होंगे और पश्च जोड़ी पंख छोटे होते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, टॉपिक का नाम लेपाफिस इरिसिमी। क्षेत्रीय भाषा में इस कीट को हम माहू, मोइला या मोला कहते हैं। एफिड्स कहलाता है, एफिड्स। और एफिड जो है आर्थ्रोपोडा के वर्ग जो इंसेक्टा है, इंसेक्टा नाम सुना होगा आप, हेक्सापोडा, जिसमें 6 पैर होते हैं, उसके अंदर जो है हम कीटों को रखते हैं। और ये एक प्रकार का कीट है, एफिड्स है। अच्छा, ये जो मोला है, इस मोला या माहू या मोइला के जो है अन्य नाम चेपा है, लाही है, तेला है। ये जो है जनरली हमको सरसों के पौधों पर, मेथी के पौधों पर पाया जाता है। ये मिलेगा अपन को। इसे मस्टर्ड एफिड और टर्निप एफिड भी कहते हैं। शलजम पर भी ये आपको मिलेगा। इसका जूलॉजिकल नेम लेपाफिस इरिसिमी। तो ये हो गया इसका जूलॉजिकल नेम। और इसके बाद में हम इसका एक बार डायग्राम देखेंगे। तो गाइज, ये आपको जो स्लाइड के अंदर दिख रहा है, ये है लेपाफिस इरिसिमी, मोला या मोइला। आपको स्पष्ट जो है 6 पैर दिखाई दे रहे होंगे इसके। 3 आपको लेफ्ट हैंड साइड और 3 जो है राइट हैंड साइड दिखाई दे रहे हैं। और जो ये तिखी तिखी जो संरचना दिखाई दे रही है इसके मुख पर आगे, ये है इसका रोस्ट्रम। और रोस्ट्रम जो है ये एक लंबी नली के रूप में होता है। आगे होती है इसकी स्टाइलेट्स, एक सुई के समान तिखी संरचना, जिसके द्वारा ये क्या करता है कि जो भी प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स से जो है उनका रस चूसता है। ये पादपों से जो है उसका रस चूसता है इस रोस्ट्रम के द्वारा, सूंड के द्वारा। इसका शरीर जो है 3 भागों में विभाजित होता है, मुख, थोरेक्स और एब्डोमेन। तो माउथ के बाद में आता है थोरेक्स। थोरेक्स के अंदर आपको ये 3 जोड़ी पैर दिखाई देते हैं। और फिर आता है एब्डोमेन, जो 9 खंडों में विभाजित होता है। पेट जो है, पेट, वो 9 खंडों में विभाजित होता है। आपको ये बहुत ही बड़े पंख दिखाई दे रहे होंगे। तो ये तो है अग्र जोड़ी पंख, जो बहुत बड़े हैं।
तो एक जोड़ी पंख तो बड़े होते हैं जिसे अग्र जोड़ी पंख कहते हैं, और एक जोड़ी पंख होते हैं छोटे, वो पश्च पंख होते हैं। तो ये इसका जो है डायग्राम है, चित्र है। और देखिए आप इस माऊ का डायग्राम, इसमें भी जो है आपको स्पष्ट इसके 6 पैर दिखाई दे रहे हैं, और जो रोस्ट्रम या जो सूंड है वो दिखाई दे रही है। ये माहू कीट है, मोला है। ये और आप डायग्राम देख सकते हैं। ये देखिए आप, सर्दियों के दिनों में कैसे ये अपनी जो है घरों में अपने शरीर पर आकर के, कपड़ों पर आकर के बैठ जाते हैं। ये हथेली पर आकर के बैठा हुआ माहू है। आगे नेक्स्ट, ये और जो है इनके चित्र देखिए आप, ताकि एक हल्की इमेज बने, फिर अपन जो है इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। तो ये कीट जो है आप सबने देखा होगा, पूरे भारत में लगभग ये पाया जाता है। राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, सब जगह ये आपको देखने को मिलेगा, मोला या माहू। ये देखो भाई, सब्जियों पर भी ये ढेर सारा भर भर के जो है मिलेगा आपको सर्दियों के दिनों में। अब इसके बाद में सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन और वितरण ले लेते हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। हम टॉपिक को छोटा ही रखेंगे ताकि पूरी की पूरी इसके बारे में इमेज क्लियर हो और आपका टाइम भी ज़्यादा खराब ना हो। तो ये जो है देखिए आप, जो ककड़ी है, ककड़ी पर किस प्रकार से चिपका हुआ, ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा सब्जियों पर सर्दियों के दिनों में, सिर्फ सर्दियों के दिनों में। नवंबर एंड के बाद में ये दिखना शुरू होते हैं और आपको लास्ट ये फरवरी लास्ट तक दिखेंगे। मार्च में पूरी तरीके से ये विलुप्त हो जाते हैं। तो गाइज अब देखिए आप इसका क्लासिफिकेशन। इंसेक्ट है, जीव है, तो ये आएगा किसमें? ये आएगा एनिमेलिया के अंदर आएगा। तो किंगडम यहाँ एनिमेलिया। फाइलम क्या होगा इसका? संघ। फाइलम होगा इसका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोड्स मीन्स जॉइंटेड उपांग। फिर इसकी जो क्लास है, वर्ग इसका कीट है, इंसेक्टा है, और इंसेक्टा को ही अपन हेक्सापोडा कहते हैं, 6 पाद वाले जो है, 6 पैर वाले जीव। ऑर्डर इसका हेमिप्टेरा है। इसका कुल एफिडिडी है। इसका वंश लिपाफिस और इसकी जाति इरिसिमी, लिपाफिस इरिसिमी। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। देखो इसके अन्य नाम, इसे प्लांट बग, ब्लैक फ्लाई, ग्रीन फ्लाई इत्यादि नामों से जाना जाता है। एफिड्स की लगभग टोटल प्रजातियां यदि बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आपको 5000 के समथिंग मिलेगी। जो एफिड्स की प्रजातियां हैं वो लगभग 5000 के तकरीबन होती है। लंबाई इसकी 1 mm होती है, 1 मिलीमीटर होती है। ये छोटे आकार के सैप सुकिंग इंसेक्ट है, बिल्कुल छोटे आकार के पौधों का रस चूसने वाले जीव है या कीट है। ये फसलों के विनाशकारी शत्रु है। फसलों से जो है इनकी वो दुश्मनी मानी आप, कि ये फसलों को जो है खाना चाहते हैं। इतनी अधिक संख्या में ये सर्दियों के दिनों में देखने को मिलेंगे आपको। एफिड्स जो है आपको सभी प्रकार के साग सब्जियों, फलों और फसलों पर देखने को मिलेंगे। उन पर ये परजीवी होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, उनसे ये रसों को चूसते हैं। ये हजारों की संख्या में जो है, हजारों की संख्या में उत्पन्न होकर पौधों को छेद कर और उनका रस चूस कर क्षति पहुंचाते हैं। ये हजारों की संख्या है, यहाँ पर गलत थोड़ा टाइप हो गया था, तो सजा नहीं संख्या। इनके कारण दिक्कत क्या होती है प्लांट्स को? प्लांट्स की ग्रोथ कम हो जाती है और उसके अंदर जो भी, यदि हम बात करें
सरसों में जो है फलियां लगेगी, मेथी के अंदर फलियां लगेगी, तो वो फलियों की संख्या जो है कम हो जाती है, फलियां छोटी रह जाती है, फलियां पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते, उसके अंदर बीज डेवलप नहीं हो पाते। तो इस प्रकार से ये जो है आर्थिक दृष्टि से हानिकारक कीट है। जीरे पर भी लगता है। फिट्स है, ये सभी प्रकार की साग सब्जियों, फलों और फसलों पर परजीवी रूप में मिलेंगे आपको। ये हजारों की संख्या में उत्पन्न होकर के पौधों को छेद करके उनका रस चूस कर उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। इनमें आगे जो रोस्ट्रम या जो सूंड होती है उसके द्वारा ये प्लांट के अंदर छेद करके अपनी सूंड के द्वारा ये रस चूसते हैं। क्या होगा इनसे? प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी, और ग्रोथ कम होने के साथ साथ जो फल होंगे प्लांट्स पर, जैसे हम बात करें सरसों पर फलियां लगती है, मेथी पर फलियां लगती है, तो उन फलियों की संख्या कम हो जाएगी, फलियां छोटी रह जाएगी, उसमें दाने जो है अच्छी तरीके से नहीं लगेंगे। फिर उसके बाद में इसलिए ये भाई आर्थिक दृष्टि से हानिकारक कीट है, और इसे प्राणी शास्त्र की दृष्टि से, जूलॉजी की दृष्टि से सबसे सफल जीव समूह माना जाता है। क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे, सर्दियों के दिनों में ये लाखों की संख्या में आपको सड़कों पर दिखाई देते हैं, अनगिनत दिखाई देते हैं। इनका जीवन काल तो छोटा ही होता है, लेकिन ये आपको बहुत अधिक संख्या में मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रजनन दर होती है वो बहुत अधिक हो जाती है सर्दियों के दिनों। और ये लगभग आपको दिसंबर के प्रारंभिक सप्ताह से लेकर के फरवरी तक देखने को मिलेंगे। फरवरी में इनकी संख्या जो है सबसे ज्यादा हो जाती है, पंख आ जाते हैं और ये उड़ते रहते हैं। सर्दियों में यदि थोड़ी बहुत बारिश या ह्यूमिडिटी हो तब तो ये बहुत अधिक संख्या में प्रजनन करते हैं और सड़कों, खेतों और आसमान में छा जाते हैं। अच्छा, अब ये जो एफिड्स है, ये एफिड्स आपको किन किन प्लांट्स पर देखने को मिलेंगे? सरसों हो गया, राई हो गया, मेथी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, शलजम हो गया, गांठ गोभी हो गया, इन पर आपको ये देखने को मिलेंगे। लगभग सभी प्रकार की साग सब्जियों पर ये आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ है इसका वितरण? ऑल ओवर इंडिया में, भारत की बात कर रहे हैं तो पूरे भारत में, यूपी, एमपी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, ये सभी जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे। क्या करेगा ये जो इंसेक्ट है? ये जो प्लांट्स के जो मुलायम भाग है, सॉफ्ट टिश्यूज है, सॉफ्ट ऑर्गन्स है, उनको नुकसान पहुंचाएंगे। अरे भाई, जब हम सरसों की, मेथी की बात कर रहे हैं तो वो तो वैसे ही छोटे पौधे होते हैं, तो उनके जो भाग होते हैं, सॉफ्ट पार्ट्स, उनको ये नुकसान पहुंचाते हैं। क्या होगा उसके कारण? फलियों की वृद्धि रुक जाएगी, जो बीन्स जो उसमें बनेगी, उन बीन्स की जो है वृद्धि रुक जाएगी, पादप पीले पड़कर सूखने लगेंगे, शाखाएं कम हो जाती है, ब्रांचिंग कम हो जाती है इसके कारण। फिर डैमेज और इंपॉर्टेंस, कि भाई ये डैमेज क्या करते हैं और महत्व क्या है इसका? ये जो है एफिड्स, मोला या माहू या लेपाफिस इरिसिमी, इनका अटैक शुरू होता है नवंबर के लास्ट वीक। नवंबर के लास्ट वीक से लगा करके दिसंबर के फर्स्ट वीक तक इनका अटैक होता है शुरू, और इनकी सबसे अधिक संख्या कब हो जाती है? फरवरी में हो जाती है। फरवरी में आपको ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, और मार्च में ये लगभग खत्म हो जाते हैं। और दिसंबर और जनवरी में यदि बादल छा जाए या हल्की फुहार हो जाए या नमी बढ़ जाए, तो ऐसे में जो है ये बहुत अधिक संख्या में प्रजनन करते हैं, तो जिसके कारण इनकी संख्या भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। फरवरी के जो लास्ट वीक है उस टाइम ये कम होना शुरू हो जाते हैं, और मार्च के अंतिम सप्ताह तक ये लगभग खत्म हो जाते हैं। ये देखो भाई, अब इसका आता है लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। देखो, जीवन चक्र दो प्रकार का होता है, हम आपको बताते हैं। जीवन चक्र दो प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, पहाड़ों में और मैदानों में। पहाड़ों में क्या होगा, इसके जीवन में तीन अवस्थाएं देखने को मिलेगी आपको: अंडा, शिशु और प्रौढ़, एग, निम्फ और एडल्ट। जबकि मैदानों में आपको दो अवस्थाएं देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? निम्फ और एडल्ट। एग जो है स्टेज आपको मैदानों में देखने को नहीं मिलेगी, तो आप में इसको
आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें एग भी दिखाई दे रहा है और निम्फ भी दिखाई दे रहा है और एडल्ट भी दिखाई दे रहा है। एडल्ट, ये जो नीचे का जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें देखिए आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, और ये फिर जब आगे जो है विकसित हो जाते हैं तब ये थोड़े ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार की इनकी संरचना होती है। हमने पहले भी बताया कि शरीर 3 भागों में बटा हुआ, मुख, वक्ष और उदर। मुख के अंदर तो आपको जो है रोस्ट्रम देखने को मिलेगा, सूंड देखने को मिलेगी। थोरेक्स के अंदर आपको 3 जोड़ी टांगे देखने को मिलेगी, और जो उदर है, उदर 9 खंडों में विभाजित होता है, और जो लास्ट वाला जो खंड होता है उदर का, उसके लास्ट खंड के अंदर आपको एनस और गुदा देखने को मिलेगी। लंबी सूंड, इसको रोस्ट्रम कहते हैं। नुकीला भाग इसका स्टाइलेट्स कहलाता है। पंख होते हैं 2 जोड़ी, टोटल 4 पंख होते हैं। जो अगली जोड़ी पंख होते हैं वो बड़े होते हैं आकार में, और फर्स्ट जोड़ी पंख जो है वो छोटे होते हैं आकार में अग्र जोड़ी से। माउथ पार्ट जो होंगे वो चूसने और भेदने वाले होंगे, सकिंग और पियरिंग प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो भाई, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होता है एक्चुअल में, कि भाई जो एनस होती है, जो गुदा होता है, उस गुदा से एक अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। इसके लिए तो अपशिष्ट पदार्थ है, लेकिन वो चींटियों के लिए और मधुमक्खियों के लिए अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। वो आप मानिए कि शहद की छोटी छोटी बूंदे हैं वो चींटियों के लिए और मधुमक्खियों के लिए। तो क्या होता है कि ये जो माहू कीट है, ये माहू कीट अपनी गुदा से जो है ये बिल्कुल छोटी छोटी बूंदे निकालता है। उन बूंदों को हनी ड्यू या मधुरस कहते हैं। ये मधुरस स्वाद में मीठा होता है, तो इसे चींटियां या मधुमक्खियां खाती है। तो वो क्या करती है, चींटियां और मधुमक्खियां पौधों पर इनका ख्याल रखती है, इनका ध्यान रखती है, ताकि इन्हें कोई प्रॉब्लम न हो। इन्हें इनके शिकारी जीवों से रक्षा करती है। इनकी चींटियां और मधुमक्खियां एफिड्स की इनके शिकारी जीव जैसे लेडी बग बीटल हो गया या एफिड लॉइन हो गया, इनसे इनकी रक्षा करती है। और बदले में ये क्या देती है, बदले में इसको ये हनी ड्यू देती है अपना। हनी ड्यू इनके लिए एक अपशिष्ट पदार्थ है, लेकिन उनके लिए एक शहद की बूंद जैसा है। ये हनी ड्यू क्या होता है कि भाई बाद में क्या होता है इसमें, कि मीठा होने के कारण इसमें काला फंगस लग जाता है, ब्लैक फंजाई लग जाती है, और फिर ये काले काले दानों के रूप में आपको पौधों में देखने को मिलेगा। कभी आपने सर्दियों के दिनों में मेथी के पौधे देखे हो या मेथी की फलियां देखी हो, तो वो ऊपर से थोड़े काली काले दिखाई देती है। तो एक्चुअल में वो काला काला है क्या, वो काला काला है हनी ड्यू विथ ब्लैक फंगस। तो वो जो काला काला पदार्थ होगा वो हनी ड्यू विथ ब्लैक फंगस है। तो इसमें जो है आपको सब दिखाई दे रहा है क्लियर। तो गुदा से एक विशिष्ट अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, जैसे मधुरस या हनी ड्यू कहते हैं, और हनी ड्यू स्वाद में मीठा होने के कारण चींटियां और मधुमक्खियां इसका सेवन करती है। हनी ड्यू में बाद में जो है ब्लैक फंगस लग जाने के कारण ये काले काले दानों के रूप में पौधों पर दिखाई देता है। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, ब्लैक फंगस और ये हनी ड्यू के कारण पौधों में फलियों की संख्या कम हो जाती है, तथा उसमें जो दानों की मात्रा व तेल की मात्रा कम हो जाएगी। आपको इसकी एनस से जो है, गुदा से जो है एक ड्रॉपलेट या बूंद निकलती हुई दिखाई दे रही होगी, यही हनी ड्यू है। इसके जीवन में कई विचित्र बातें मिलती है भाई। कुछ में 4 पंख मिलते हैं, तथा कुछ में जो है पंखों का पूर्णतः अभाव होता है। और इसकी जो बहुत सी जो संततियां होगी वो जरायुज तथा अनिषेक जनित होती है, कि इसमें ये जो एफिड्स होते हैं ये सीधे बच्चों को पैदा करते हैं, और अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस भी देखने को मिलता है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि भाई वर्जिन बर्थ, कुंवारी प्रजनन, कि भाई ऐसी मादा जो नर के सहयोग के बिना जो है बच्चों को पैदा करती है, उसे अपन पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अनिषेचित अंडे का सीधे भ्रूण में परिवर्तन हो जाना पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। पार्थेनोजेनेसिस की खोज चार्ल्स बोनेट ने की थी। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में मादा जो है
बिना मैथुन के लगभग हर दिन जो है 25 की संख्या में केवल मादा बच्चे उत्पन्न करते हैं, बिना मैथुन के। तो ये पार्थेनोजेनेसिस के कारण क्या होता है, मादा जो है मादा बच्चे पैदा करती है लगभग हर दिन 25 की संख्या में। पार्थेनोजेनेसिस की खोज चार्ल्स बोनेट ने की थी। और आप जानते हैं कि भाई जो पार्थेनोजेनेसिस है, पार्थेनोजेनेसिस क्या है कि भाई अनिषेचित अंडे का नए जीव में परिवर्तन। तो पार्थेनोजेनेसिस आपको एफिड्स में भी देखने को मिलता है, आंट्स में भी देखने को मिलता है, लोअर प्लांट्स, बीज और रेप्टाइल्स में भी देखने को मिलेगा। पार्थेनोजेनेसिस से उत्पन्न संतान पार्थेनॉट कहलाएगी, ठीक है। और क्या होगा इनसे कि भाई जनसंख्या में भिन्नताएं समाप्त हो जाती है। जो भी पॉपुलेशन बनेगी वो आपको क्लोन दिखाई देगी, क्लोन के जैसे दिखाई देती। यदि संतति के अंदर माँ की पूरी आनुवांशिक सामग्री आ जाए तो उसे कंप्लीट क्लोन कहेंगे, और यदि केवल आधी आनुवांशिक सामग्री आए तो उसे हाफ क्लोन कहेंगे। ये देखो भाई, इस प्रकार से जो है ये मादा जो है बच्चे पैदा करती है। एडल्ट है, एडल्ट से ये निम्फ निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि भाई एक विशिष्ट जीवन चक्र में जो पंखविहीन जो मादा है वो मादा बच्चों को जन्म देती हैं और वो पहले से गर्भवती हो सकती हैं। अब आप देखिए भाई क्या होता है, इसमें मादाएं ऐसे बच्चों को जन्म देती है, ऐसी मादाओं को जन्म देती है, मादा बच्चों को जन्म देती है जो पहले से गर्भवती हो, और इसे हम कहते हैं टेलीस्कोपिंग जनरेशन। ऐसे अनुकूलन को वैज्ञानिक कहते हैं टेलीस्कोपिंग जनरेशंस। सर्दी की शुरुआत में नर और मादा दोनों प्रकार के बच्चे उत्पन्न होते हैं। नर व मादा के बीच मैथुन के पश्चात मादा अनिषेचित अंडे देती है, मादा अनिषेचित अंडे देती है। यह अंडे सर्दी के पश्चात बसंत ऋतु में मादा एफिड्स की उत्पत्ति करते हैं जो अधिकतर पंख रहित होगी। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जब भोजन का अभाव होता है तब पंख युक्त मादाएं भी उत्पन्न हो जाती है जो भोजन की प्राप्ति के लिए उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, ठीक है। नर साधारणतया पंख युक्त ही होते हैं। ये जो माहू कीट है इसका जीवन काल लगभग 7 से 10 दिन का ही होता है, ध्यान रखिएगा आप, 7 से 10 दिन का इसका जीवन काल होता है। लेकिन इसकी प्रजनन दर बहुत अधिक होती है भाई। ऐसा माना जाता है कि यह लगभग 24 घंटे में 80,000 बच्चे पैदा करता है। ये जो एफिड्स है, माहू है, ये 24 घंटे में 80,000 बच्चे पैदा करता है। और ये जो निम्फ होता है, इसका जो बच्चा होता है शिशु, वो 3-4 दिन में एडल्ट बन जाता है। लेकिन जो एफिड्स है उसका पूरा जीवन काल 7 से 10 दिन तक का होता है, सिर्फ 1 सप्ताह भर का मानिए आप। अच्छा, अब इस माहू के शत्रु कौन कौन है? ये जो माहू कीट है उसको कौन खा सकता है, उसे कौन बायोलॉजिकली नुकसान पहुंचा सकता है? तो वो है लेडी बर्ड बीटल, कोकिनेलिडी, और एक होता है एफिड लोइंस, क्राइसोपेराला कार्निया। ये जो है माहू के शत्रु है। अब देखो भाई, माहू का नियंत्रण कैसे कर सकते हो आप? या तो आप पानी की बौछारें करो जबरदस्त, या फिर जो साबुन का विलयन है या तंबाकू का विलयन है उसका छिड़काव करो, या फिर वाटर प्लस एल्कोहल का विलयन बना करके जो है उसका आप पौधों पर छिड़काव करो। या फिर क्या करेंगे आप, प्रतिरोधी किस्में बोएंगे। माहू प्रतिरोधी किस्में बोएंगे। सरसों की प्रतिरोधी किस्में कौन कौन सी? अभिनव, विश्वनाथ, AGH1 और नवीन। ये जो है माहू प्रतिरोधी किस्में हैं, इन्हें बो करके जो है आप इनसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। केमिकली कैसे कंट्रोल कर सकते हो आप? मेटासिस्टॉक्स, या फिर आप नीम के तेल का स्प्रे कीजिए, या कंडीफॉर 100 ml, या टोकान 100 ग्राम, या फ्लोनिसेमिड, या फिर थायोमेथॉक्सोम या डाइमिथियोड जो है इनका प्रयोग करके आप जो है इनसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइज, ये था माहू के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। तो ये इतना इनफ है। बाकी जो है यदि आपको इसका अधिक ज्ञान लेना हो तो ये एग्रीकल्चर का पार्ट है, आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में शायद इसको पढ़ सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।